हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन कंटेंट। जी हाँ, कंटेंट ऐसा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ना कि आपने 100 पेज का नोट्स पढ़ा और कंफ्यूज्ड हो गए उसमें कि क्या पढ़े हैं, एग्ज़ाम में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा है हमारे इस नोट्स से आया ही नहीं। ऐसे इरिलीवेंट कंटेंट से बचने के लिए आप हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, कंटेंट के लिए हमारा ये क्लास जाना जाता है। जी हाँ, बेहतरीन कंटेंट के साथ आप सभी की सेवा में मैं आज तीसरे नंबर टॉपिक पर विचार करूंगा। जी हाँ, ये यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक है। हमारे यूनिट 1 में टोटल 6 टॉपिक है, यानी आप लोगों को यूनिट 1 से लेवल 1 में आपको 6 क्लास मिल रहा है। फिर हम लोग यूनिट 2 की ओर बढ़ जाएंगे। ये लेवल 1 कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक हिम्मत हो जाएगा तैयारी के बाद कि हमारा 60% तैयारी हो गया है। लेवल 2 में हम हाई लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, इसी चीज को फिर से दोहराएंगे और आपका लेवल पूरे लेवल तक पहुंचा देंगे, जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि लेवल 2 के बाद आपका बेस बेहतरीन हो जाएगा। ये हमारा लेवल 1 में आज यूनिट 1 का टॉपिक 3 चल रहा है, जिसका नाम है शिक्षण प्रभावक तत्व। जी हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक में हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड है वो शिक्षक के आधार पर, सहायक सामग्री के आधार पर और संस्थागत सुविधा के साथ साथ आपको शैक्षिक वातावरण, ये 4 टॉपिक पढ़ना है जो कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कारक है, लेकिन यूजीसी नेट हो या बेट हो, उसमें आप लोगों को 4 टॉपिक पढ़ना है, यानी 4 कारक पढ़ना है। यह है हमारा ऑफिशियल सिलेबस, जहां पर है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर पहला नंबर। दूसरा है लर्नर, जिसको शिक्षार्थी बोलते हैं। शिक्षक और लर्नर और उस के लर्नर, ये लर्नर नहीं होगा, लर्नर सपोर्टेड मटेरियल, यानी ये हो गया हमारा सहायक सामग्री। और क्या है, संस्थागत सुविधा यानी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। जी हाँ, उसके बाद हम लोगों को है शैक्षिक वातावरण, यानी आपको लर्निंग इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन। ये हमारा सिलेबस है जिसमें 4 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन सा टॉपिक है उसको हम लोग विस्तार से देखते हैं, जिसमें हम लोगों को पहले नंबर पर क्या जानना है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में शिक्षक, ये पहला टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक कहा जाएगा। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में सहायक सामग्री। और उसके बाद है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में संस्थागत सुविधाएं। और चौथा नंबर जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में शैक्षिक वातावरण। जी हाँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है हमारे इस क्लास में, जो कि में भी आप लोगों को क्या हो तो पूछा जा सकता है। जी हाँ, इस ख्याल से हम क्लास को अरेंज करते हैं कि अगर किसी भी परिस्थिति के लिए आपको तैयार मैं कर दूं। जी हाँ, तो आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग शिक्षक के बारे में बात करेंगे तो शिक्षक का व्यक्तित्व वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनकी सामाजिकता और भाषा का ज्ञान, ये शिक्षण को प्रभावित करेगा। तो शिक्षक के अंतर्गत पहला व्यक्तित्व जानेंगे हम लोग, जो हम सभी जानते हैं। फिर उनका सामाजिकता, यानी समाज में उनका क्या रेपुटेशन है और समाज से वो कैसे जुड़ रहे हुए हैं, इनका पर भी बात करेंगे। और उनका भाषा कौशल कैसा है, ये बात करेंगे शिक्षक के बारे में। उसके बाद सहायक सामग्री जब आएगा
तो इसमें सहायक सामग्री वैसा होना चाहिए जो शिक्षण को क्या करे, रोचक बना दे। जी हाँ, शिक्षण को रोचक बनाकर उस विषयों को अच्छे से समझने में मदद करे, ऐसा शिक्षण सामग्री होना चाहिए। जी हाँ, शिक्षण सामग्री की अगर बात करें तो आपके बेट एग्जाम के लिए हमारे पास भी शिक्षण सामग्री है। जी हाँ, बोलेंगे क्या है सर अभी वर्तमान में, तो बेट के लिए 4000 MCQs का आप लोगों के पास ये पहुंचने का सुविधा हमारे पास है। ये शिक्षण सामग्री आप घर तक मंगवा सकते हैं और इसके लिए मात्र आपको डाक भार के साथ 499 पे करना होगा। ये पेमेंट आप फोन पे, गूगल पे या फिर जी पे से आप कर सकते हैं, पेटीएम करो ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें पूरे 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर नेट का भी पूरी तरह से इसमें समाविष्ट है और इसमें पूरे 10 यूनिट है पेपर 1 का। जी हाँ, पेपर 1 का पूरे 10 यूनिट है, ये ऑब्जेक्टिव है। जल्दी ही मैं ये थ्योरी का बुक भी लॉन्च कर दूंगा, उसमें यही कंटेंट रहेगा जिसको आप बिना नोट किए अध्ययन कर सकते हैं। तो ध्यान देना है आप लोगों को। उसी तरह से संस्थागत सुविधा, ये सुविधा अभी हमारे पास नहीं है, माफी चाहेंगे। संस्था में उपलब्ध उपकरण जो होते हैं उसकी सुविधाएं शिक्षण को अच्छे से प्रभावित करता है। जी हाँ, इस संस्थागत सुविधा में हम लोग यहाँ पर वहाँ के शिक्षकों के बारे में भी जानेंगे, वहाँ के ऑडिटोरियम के बारे में भी जानेंगे, वहाँ का जो वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर जो हमारा प्लेग्राउंड होना चाहिए, हर पहलुओं पर यहाँ विचार करेंगे। ये है हमारी संस्थागत सुविधाएं। और शैक्षिक वातावरण, इन्वायरमेंट कैसा है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का। जी हाँ, क्या यहाँ पर इन्वायरमेंट है फ्रेंडली, क्या उस सभी कुछ पहलू पर हम लोग विचार करेंगे। शोर रहित शिक्षा के लिए एक उपयुक्त वातावरण भी होना बहुत ही जरूरी है। तो ये है हमारा सिलेबस। जी हाँ, सिलेबस के अलावा भी हम लोग जानते हैं कि उसी शिक्षण संस्थान में शिक्षक के अंतर्गत हम लोग अधिगम की विधियों को भी पढ़ेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। सीखने का प्रणाली बहुत सारे होते हैं, प्रतिपुष्टि की प्रणाली होती है, ये सभी भी हम लोगों को कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड होगा। अगर बृहत सिलेबस की बात करें तो कुल हमारे सिलेबस में तो 4 ही है, लेकिन टोटल हमारे पास जो दिया हुआ है वह 6 तरह का होता है, जिसमें शिक्षक यानी टीचर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा में आप लोगों को शिक्षार्थी यानी लर्नर्स को भी ऐड किया गया है, लेकिन सिलेबस में उसे नहीं इंक्लूड किया गया है। दूसरे नंबर में सपोर्ट मटेरियल यानी यही है हमारा सहायक सामग्री जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। फिर है हमारा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, ये भी हमारे पास सिलेबस में है। और क्या है हमारा, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा तीसरे नंबर पर। जी हाँ, लर्निंग एनवायरनमेंट है और इंस्ट्रक्शनल यहाँ पर है। तो ये इस तरह से ये पूरे 6 चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जहाँ पर हम लोगों के सिलेबस में शिक्षक है, शिक्षार्थी नहीं है। सहायक सामग्री है, ध्यान देना है। सीखने का माहौल को ही यहाँ पर इंक्लूड किया है पूरी तरह से 3 नंबर में। और संस्थान और शिक्षण सुविधा के अलावा सिर्फ और सिर्फ संस्थान सुविधाएं, ये 4थे नंबर पर हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। अदरवाइज ये 6 तरह का हमारा क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 की बातें बार बार करेंगे। तो ध्यान रखना है, पहले जो नंबर पर हमारा है वो है शिक्षक। जी हाँ, शिक्षक हमारे शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसमें सबसे पहला जो नंबर पे है कि शिक्षक को क्या होना चाहिए, विषयों का ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, प्रभावी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो जरूरी है ना, शिक्षक को उस विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, गहरी समझ होना चाहिए और ये बहुत ही जरूरी है, हम सभी जानते हैं। शिक्षार्थियों को भी समझने का प्रयास शिक्षक को करना चाहिए। अगर शिक्षक शिक्षार्थियों के हर एक दशा को समझ सकता है, वही सच्चे अर्थों में शिक्षक है। शिक्षकों को यह जानने की आवश्यकता है कि छात्र विभिन्न विकासात्मक चरणों में कैसे वो सीख सकता है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप एक कुशल शिक्षक हैं। जी हाँ, उसके बाद आपको शिक्षण का कौशल भी पता होना चाहिए। सिखाने का आपके पास एक अच्छा तरीका होना चाहिए। रास सर के जैसा तो जरूर होना चाहिए आप लोगों के पास। विषय ज्ञान के अलावा, यानी आपको नॉलेज रहने से कोई मतलब नहीं है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को हम इस अनुसार शिक्षित कर रहे हैं कि आप इतने विद्वान होने के बावजूद आप हमारे द्वारा दिए गए मटेरियल को लाइक करते हैं। इतना ज़्यादा ये हमारा मटेरियल पूरे बिहार से बाहर भी हमारा मटेरियल जा रहा है। ये हमारा 4000 MCQs का कलेक्शन और काफ़ी अच्छा फीडबैक है इसका। तो ये हमारे लिए क्या है, ये है हमारा शिक्षण कौशल के अंतर्गत। विषय का ज्ञान से भी ज़्यादा जरूरी है कि शिक्षकों को छात्रों के साथ एक प्रभावी ढंग से संवाद करना और सीखने के अनुभवों को उसके साथ क्या करना, साझा करने के लिए एक विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो पहुंच की योग्यता भी होना चाहिए। जो शिक्षक खुले स्वागत करने वाले और अच्छे श्रोता होते हैं। जी हाँ, शिक्षक को पढ़ाने से ज़्यादा जरूरी आपको उस श्रोता भी होना चाहिए। शिक्षक को एक श्रोता के रूप में देखा जाता है, यानी आप बच्चों के हर एक परेशानी को अच्छे से सुने तो सही। ऐसे क्या होता है, हम लोग टीचर हैं और बच्चे को डांटते हैं, कुछ नहीं बोलेगा तुम, हम बोले ना तुमको यही तो यही होगा, ठीक है ना, कल होमवर्क कर लेना। अब वो बच्चा बोलना चाह रहा है कि सर हम होमवर्क कैसे करेंगे, हमारे साथ ये समस्या है, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। लगभग स्कूल में, जब हम लोग प्राइवेट स्कूल की बात करें, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो भी प्राइवेट संस्थान है वहाँ पर 1 नंबर पढ़ाया, स्कूल में हम सभी देखते हैं 1 नंबर पढ़ाया, 2 नंबर पढ़ाया और डायरेक्ट 32 नंबर पढ़ा के और पूरा HW दे दिया गया। अब आप बोलिए HW, और उनको ये भी एलर्जी है कि होम ट्यूटर नहीं रखना है। अब ये उनका नाना नहीं है ना इसको सॉल्व करा पाएगा, आप ही बताइए। और ये हर स्कूल का बात करते हैं हम, जो भी हमारा स्कूल है, जिस उम्मीद से हम लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, हर जगह का यही हाल है। और फिर 1 घंटे के होम ट्यूटर पर हम लोग बच्चे का करियर बनाने के लिए चल देते हैं। तो जी हाँ, ये है हमारा क्या, तो यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा कि ये है हमारा पहुंच योग्यता। जी हाँ, शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। ये बातें स्पष्ट रूप से हम लोगों को ध्यान में रखना है। वे सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाते हैं और विद्यार्थियों के साथ एक अस्थायी रूप से एक संबंध के साथ उनको पढ़ाने की जरूरत होती है। इसके साथ साथ व्यवहार और व्यक्तित्व भी शिक्षक का काफ़ी मायने रखता है एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। जी हाँ, शिक्षक आदर्श के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, हर किसी के जिंदगी में शिक्षक ही सबसे बड़े आइडियल होते हैं। हमारे लिए भी है, हम नाम नहीं बताएंगे, उनको देखकर ही हम प्रेरणा स्रोत बनते हैं और हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत है। हमें जो हाई मोटिवेशन और हमेशा हम मोटिवेटेड रहते हैं, उनकी प्रेरणा के वजह से ही है। और ये बातें यहाँ पर लागू होता है कि व्यवहार और व्यक्तित्व जो है वह किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान देना है आप लोगों को, शिक्षक आदर्श के रूप में कार्य करते हैं और उनके कार्य, व्यवहार और व्यक्तित्व लक्षण छात्रों के लिए अनुकरण और अभ्यास को बहुत ही ज्यादा क्या करता है, प्रभावी करता है।
ठीक है, ये सभी सिंपल बातें हैं, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। उसके बाद जो लाइन हम नोट करवाएंगे ना डायरी में, वो होगा कमाल का लाइन। जी हाँ, वो लाइन एग्जाम में छपेंगे। बाद में हमने यहाँ पर 10 मॉक भी कराया है, और वो है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पेपर। हमने लिख भी दिया है कि किस साल ये क्वेश्चन पूछा है, आप किसी भी बुक में जाकर देख लेंगे। उसके अलावा हम लोगों को शिक्षक को मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन वाले शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशीलता पर एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और छात्रों के आदर्श छवि के रूप में वो कार्य कर सकता है। दूसरी बातें हैं कि अनुशासन भी जरूरी है एक शिक्षक के लिए। प्रभावी शिक्षकों के पास अनुशासन कौशल होना चाहिए, जो क्या करेगा तो एक सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देगा और सीखने के अनुकूल वातावरण भी बनाएगा। सफल सीखने के लिए अनुशासन की क्या है, बहुत ही आवश्यकता है। ये बातें सभी जानते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता के लिए आप लोगों को कौन कौन से कारक पॉइंट आउट कर लेना चाहिए जो ऑप्शन में छपता है। जी हाँ, नेट लेवल के अगर तैयारी करने के लिए आप सोच रहे हैं तो रास एजुकेशन ही एक विकल्प है, और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी हाँ, आप बताइए तो A B C इस तरह से यही पूरी लाइन छपता है या नहीं, इतना लंबा लंबा ही होता है कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ सर, ये तो हम भी देखे हैं, आप सही ही कह रहे हैं। तो बिल्कुल हम ही सही कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक के अच्छे संचार कौशल से छात्रों की शैक्षणिक सफलता बढ़ जाती है। यह है हमारा संचार कौशल। अगर शिक्षक का ज्ञान हो तो शिक्षक के विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझना चाहिए। शिक्षकों के नहीं को विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। अगर शिक्षण की शैली की बात करें तो शिक्षक को कई तरह की शैक्षणिक शैलियां और तकनीकी आना चाहिए। उन्हें सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक मेथड को बच्चा अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसको अल्टरनेटिव मेथड से बताएंगे, ताकि बच्चों को बोझ ना लगे। हम उस पर कोई एक पर्सनल रूल उसके लिए ना थोपे। अगर उसका अल्टरनेटिव दुनिया में है तो आप भी अगर शिक्षक हैं तो आपके पास में भी वो अल्टरनेटिव रूल आपको ये पता होना चाहिए। यही है हमारा क्या, तो ये है हमारा शिक्षण शैली। जी हाँ, जिसका इस्तेमाल अच्छे शिक्षक जरूर करते हैं। वही नहीं, क्या है यहाँ पर शिक्षण वातावरण। जी हाँ, शिक्षण वातावरण भी बहुत बहुत जरूरी है एक अच्छे शिक्षण अधिगम के लिए। शिक्षक को छात्रों को के प्रति सुलभ देखभाल करने वाला और सम्मानजनक होना चाहिए, ऐसा वातावरण जरूरी है। आप कहेंगे कि सर इतना छोटा छोटा पॉइंट क्यों लिखवाए हैं, इसको व्याख्या नहीं करेंगे क्या? तो बिल्कुल व्याख्या करेंगे, बस पॉइंट वाइज इसीलिए पूरे नोट्स को हमने अरेंज किया है ताकि आपको डिक्टो लर्न क्या करना है और क्या छोड़ना है। बुक में अंडरलाइन करके पढ़ने से बढ़िया है कि हम अंडरलाइन कर ही दिए आप लोगों के लिए। यह है एक अच्छी सुविधा। जी हाँ, शिक्षक की रुचि का भी वहां पर ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण कार्य में रुचि होना चाहिए, मन लगना चाहिए शिक्षक को कि आज एंजॉय करेंगे ट्रायंगल चैप्टर को। जी नहीं कि आज ट्रायंगल पढ़ाना है, साला बच्चा समझता भी नहीं है, हम करें क्या, थोड़ा बहुत हमको भी नहीं समझ में आता है। किसी तरह से चलो आज का क्लास खत्म हो जाए, हेडेक खत्म हो जाएगा, ऐसा सोच आजकल हम लोग देखते हैं, हम लोग फील भी करते हैं। खुद से पूछना चाहिए ये सवाल कि एज ए टीचर क्या आपको लगता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कंटेंट बनाने के लिए हमने आज पूरे रात खपाया है तो जाकर ये कंटेंट बन पाया है। जी हाँ, सच्चाई यही है कि सुबह 5 बजे से अभी तक इसी कंटेंट पर गहन अध्ययन करते हुए, मंथन करते हुए ऐसा कंटेंट बनाए जो एग्जाम में इसी नोट से आए और आयोग को करना पड़े कि
सर ने पहले ही क्वेश्चन आउट करवा दिया था। आजकल ये बहुत वायरल हो रहा है ना। हाँ, क्योंकि किसी के नोट से जब आ जाता है क्वेश्चन तो आयोग जरा हल्ला करने लगता है, FIR करा देंगे। काहे? तो इनका ये क्वेश्चन आउट करने में शामिल था। काहे? तो हमारे नोट से छप गया था। तो जी हाँ, आप देखेंगे कि हमारे नोट से क्वेश्चन आएगा और आया है, हम सबूत भी लाए हैं। शिक्षक व्यावसायिक विकास, जी हाँ, शिक्षक का व्यावसायिक विकास, शिक्षक को लगातार व्यावसायिक शिक्षण भी लेना चाहिए। ये बातें नोट कर लिया जाए यहाँ पर कि ये शिक्षक को लगातार व्यावसायिक शिक्षण भी लेना चाहिए। शिक्षक का अभ्यास का भी मूल्यांकन होना जरूरी है। शिक्षक को अभ्यास का लगातार मूल्यांकन भी करना चाहिए। शिक्षक की प्रभावशीलता को मापने के लिए भी कई तरीके दिए गए हैं, जिसमें पहला है नोट किया जाए परीक्षण। जी हाँ, शिक्षण की प्रभावशीलता को मापने के लिए, जी हाँ, नोट किया जाए इस बात को मापने के लिए क्या जरूरी है, तो ध्यान रखना है कि इसके लिए जरूरी है पहला परीक्षण, दूसरा क्या है अवलोकन, और तीसरा है शिक्षकों की स्वयं रिपोर्टिंग। ये ध्यान में रखना है। अगर शिक्षकों की शिक्षार्थी की अवधारणाओं को समझने की क्षमता शिक्षक में नहीं होगा तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। यही नहीं, उच्च योग्य शिक्षकों के भी हमारे यहाँ कमी है, जिसके कारण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। ये बातें भी ध्यान में हम लोगों को है ही। शिक्षण के कारक से संबंधित यह कारक है कि शिक्षक व्यक्तिगत योग्यता के अंतर्गत आते हैं और शिक्षण की औपचारिक प्रकृति को वो प्रभावित कर सकता है। ये बातें सभी जानते हैं। शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन की भी एक टेक्निक अपनाना चाहिए। अधिगम के वातावरण का यह एक हिस्सा है कि यह एक ऐसा कारक नहीं है जो शिक्षण को प्रभावित करता है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि बहुत सारे कारक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को मुख्य रूप से 4 कारकों पर ध्यान देना है। नोट किया जाए इस पॉइंट को, और ये ऑप्शन हो सकता है, इसीलिए इस हर एक स्टार बिंदु को आप नोट करते चलिए एक डायरी में। क्या पता इसी से 2 पॉइंट आपके ए बी ऑप्शन में रहे और आपको पूछा जाए ए बी दोनों, ए बी सी डी, इस तरह से ऑप्शन दे देगा तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, शिक्षण को प्रभावित करने वाले अनुदेशात्मक सुविधाओं और सीखने का माहौल इस कारकों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है अधिगम विधि। जी हाँ, सिखाने की विधि ये सबसे पहला कारक होता है। सीखने का प्रणाली क्या है ये भी जानना जरूरी है। अधिगम के लिए सहायक सामग्री क्या है, उनका प्रतिपुष्टि का प्रणाली क्या है, अवसंरचनात्मक सुविधा वहां पर क्या है, और संस्था का वातावरण जो हमारा ये भी सिलेबस का एक हिस्सा है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारकों पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं, जहां पर परिपक्वता, आयु, प्रेरणा, बुद्धि, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक नीड्स के अनुसार आहार, ध्यान और उनकी रुचि के साथ साथ आकांक्षाओं का स्तर भी नोट कर लेना चाहिए। ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं, प्रभावित करता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो पहला टॉपिक जो है हमारा, पहला जो प्रभावित करने वाले कारक है और वो है क्या, तो वो है हमारा शिक्षक। उसी के अंतर्गत हम लोग इतनी चर्चाएं कर रहे हैं। प्रभावी शिक्षण में इसमें शिक्षक व्यवहार, विषय वस्तु के बारे में शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक का विश्वास और अपने छात्रों को बेहतर बनाने के प्रति शिक्षक का समर्पण भाव भी शामिल है। ये बातें हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। शिक्षण को प्रभावित करना अच्छी या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसे सीखने का परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंडों को यहाँ पर पूरा करना जरूरी होगा। ध्यान
ध्यान देना है। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड में से एक है क्या? तो अच्छा और स्पष्ट संचार कौशल। जी हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए शिक्षकों का। अगर आप बच्चे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बच्चे को रिलेट कर पाते हैं, तो ही आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझ में आने लायक होगा। एक शिक्षक के प्रभावी शिक्षण कौशल के अंतर्गत हम लोग अनुशासन कौशल, कक्षा का प्रबंधन कौशल सिंपल सा, अच्छा अवलोकन का कौशल, शिक्षण कौशल और योजना और समय प्रबंधन के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो धैर्य, उत्साह और एक सकारात्मक सोच उनके अंदर डेवलप्ड होनी चाहिए। अगर हम लोग शिक्षण की प्रभावशीलता को देखें, अगर प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले शिक्षार्थी पे बेस्ड अगर हम लोग कुछ कारक को भी देख लेते हैं, परंतु ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमने इसको प्रिसाइज रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो ध्यान रखना है कि छात्रों की उपलब्धि, शिक्षार्थियों की कार्य की प्रासंगिक क्षमता, छात्र का तत्परता, लक्ष्य हासिल करने की दिशा में उसकी प्रेरणा, उन्होंने जो भी सीखा उसके बारे में एक स्पष्टता होनी चाहिए, और मूल्य और नैतिक गुणों का विकास भी शिक्षार्थी के कुछ लक्षण है जो कि शिक्षक को प्रभावित कर देता है। शिक्षकों के अच्छे संचार कौशल छात्रों में क्या करता है? शैक्षणिक सफलता और जीवन के पेशेवर, नोट किया जाए, ये पूछा गया लाइन है। क्या कह रहा है कि शिक्षकों के अच्छे संचार कौशल जो होते हैं वो छात्रों के शैक्षणिक सफलता तो होता ही है और जीवन में पेशेवर सफलता का मूल आवश्यकता है। बिल्कुल स्पष्ट है आजकल के दौर में कि हम लोगों को क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य जो हो वो क्या हो? दूसरे नंबर पर पेशेवर सफलता मूल आवश्यकता बन चुकी है, ये हम सभी जानते हैं। शिक्षक कक्षा में छात्रों को मौखिक रूप से अधिक निर्देश देता है और खराब संचार कौशल वाले शिक्षक छात्रों को सीखने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने में असफल हो सकता है। ये भी हम लोगों को अच्छे से समझ में आती है। छात्रों को यह समझने की आवश्यकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बात जब जान जाएगा, यह पूरी तरह से शिक्षकों के संचार कौशल पर ही निर्भर करेगा, जिसमें वो कक्षा में जो भी शिक्षण अधिगम का कौशल को यूज कर पाते हैं। तो ये बातें एकदम जानकारी लायक है, आप सभी जानते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से मैं राज सर आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप नोट करके अपना टाइम बर्बाद ना करें। हमारा क्लास नोट्स मंगाकर उसी में ये टिक आउट करेंगे तो बेहतर होगा। आपके बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा पेड कोर्स भी आप ले सकते हैं, वहाँ पर इसका स्लाइड आप लोगों को मिल जाता है जो कि आप बाद में भी देख पाएंगे। जितने भी अभी तक क्लास हुए हैं उसका भी आप लोगों को संपूर्ण अरेंज करके लिंक भेज दिया जाएगा और आपको इसका PDF भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। कोई लाइव क्लास छूट जाता है तो उसको भी अरेंज करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। और पेड कोर्स ज्वाइन करना है अगर पेपर 1 के लिए तो हमारा वर्तमान फीस है 699। जी हाँ, 699 में आप लोगों को वीडियो कंटेंट के साथ आप लोगों को कोर्स पूरा मिलेगा। इसमें वीडियो लेक्चर होंगे और इसके साथ आप लोगों को बुक मंगाना हो तो आप अभी हमारा बुक 4000 MCQs वाला मंगवा सकते हैं। इसका अलग से डाक भार के साथ आप लोगों को इसका अलग से 499 है। और कोर्स का चार्ज जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये बार बार आप अवेलेबल चाहते हैं तो आपको 699 में हमारा पेड कोर्स ज्वाइन
करना होगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9525175737। दिस इज द ऑफिशियल नंबर ऑफ रास एजुकेशन। डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर हमारे द्वारा। जी हाँ, आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक 1 जो शिक्षक का हुआ करता है वह खत्म हो गया और दूसरा टॉपिक अब शुरू होता है जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है सहायक सामग्री। जी हाँ, सहायक सामग्री की अगर हम बात करें तो सहायक सामग्री से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब यह है कि पूरक संसाधनों, नोट किया जाए एक एक वर्ड, जी हाँ वर्ड को नोट किया जाए, पूरक संसाधनों, उपकरणों और सहायक उपकरणों से जिनका उपयोग शिक्षक सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसके अंतर्गत जो आता है सहायक सामग्री में हम लोग सीटेट लेवल का नहीं पढ़ेंगे। सहायक सामग्री में हम लोग सीटेट लेवल का बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारे क्लासरूम में रहता है ना, वो हम लोग स्टडी किए हुए हैं। लेकिन ये नेट है मेरे आका और यहाँ पर आप लोगों को कुछ अलग ही समझ में आएगा और ये पूरी तरह से सिलेबस पर आधारित है, जहाँ पर सहायक सामग्री के रूप में हम लोग पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता पर विचार करेंगे, उसके सरल उपयोगिता पर बात करेंगे, सामग्री हो लेकिन उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देंगे, संसाधन हो लेकिन उसकी विविधता पर ध्यान देंगे, शिक्षण प्रशिक्षक पर बात करेंगे और तकनीकी अवसंचरण पर बात करते हुए अनुकूलन क्षमता भी होना चाहिए, सांस्कृतिक प्रासंगिकता भी होनी चाहिए, अंतर क्रियाशीलता भी होनी चाहिए, लागत और संसाधन की बाधाएं जो होती है, प्रतिपुष्टि की व्यवस्था और शिक्षा शास्त्र के साथ क्या हो, एकीकरण की हो सुविधा। इतनी सारी बातें किसमें शामिल है, इतनी सारी संसाधन शामिल है हमारे सहायक शिक्षण में, सहायक सामग्री में। जी हाँ, शिक्षण नहीं सामग्री में। जी हाँ, हम लोग मोटे तौर पर पहले देखते हैं, फिर हम लोग विस्तार से व्याख्या करेंगे और लास्ट में एमसीक्यूज भी है, इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। सहायक सामग्री से तात्पर्य है, हमने अभी जस्ट बता दिया, पाठ्यक्रम को देश के संविधान की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। नोट कर लीजिए तो इस बात को जल्दी से, पाठ्यक्रम जो हो वो देश के संविधान की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तो पाठ्यक्रम हमारा काम करता ही है, लेकिन हमारे संवैधानिक जो रूल रेगुलेशन है उस संविधान को ध्यान में रखकर अनिवार्य रूप से हम लोगों को पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ये बताइए तो ये उस लेवल का है जो आप सोच रहे थे कि हम मामूली तौर पर पढ़ लेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। भारत के संविधान में शिक्षा से जुड़े हुए कई प्रावधान है, इनमें से कुछ प्रावधानों के मुताबिक सभी बच्चों को क्या होनी चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को विकसित करे। ये क्या है, तो पाठ्यक्रम जो हमारा एक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जाना जाता है, उसकी ये विशेषताएं हैं। ये आम विशेषताएं नहीं हैं, इसमें बहुत कुछ है। यहाँ तक कि संविधान में शिक्षा से जुड़े जो प्रावधान है उसकी भी चर्चा हमने कर दिया है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। संविधान का अनुच्छेद 21 का को कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। ध्यान रखना है 21, जी हाँ 21 साल तक आपको अधिकार है, ट्रिक बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। अधिकार है कि क्या,
तो आपको 14 साल, ये जो है ना ध्यान रखना है, 6 से 14, और आपको ध्यान में रखना है 6 और 14 20 हुआ। इसका मतलब उसके बाद आपको अधिकार मिलेगा 21, और अनुच्छेद 21 का को आपको याद करने के लिए हम ये ट्रिक बता रहे थे। अनुच्छेद 28 भी ध्यान में रखना है, 2 और 8 याद रखना है, जिसमें कहता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा की आजादी का प्रावधान है। नोट किया जाए, धार्मिक संस्थानों में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा हो सकता है। हम सभी जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने स्कूल में सरस्वती पूजा करते थे। जी हाँ, लेकिन अब ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गया। क्यों हो गया, इस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। करते थे या नहीं करते थे? यहाँ पर कोई भी विद्यालय हो वह शिक्षा का मंदिर कहलाता है, और शिक्षा का मंदिर कहने का मतलब है कि वहाँ पर शिक्षा की देवी माँ शारदे का पूजन जरूर होना चाहिए था। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि धीरे धीरे इसका लोप हो गया। और क्यों हो गया, कैसे हो गया, यह भी एक मुद्दा है, ध्यान देना है। हमारे अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा का आजादी का प्रावधान अनिवार्य है। यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, इस बात पर जोर देना होगा। कुछ यहाँ अनुच्छेद 30 के तहत भी अल्पसंख्यकों अपने शैक्षणिक संस्थानों में कुछ अपने शैक्षणिक संस्थान बनाने का भी अधिकार है। ये बातें यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 30 में वर्णन किया गया है। इस तरह से हम लोग पाठ्यक्रम के निर्माण के कुछ सिद्धांत को भी देख लेते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण हमारे सहायक सामग्री में सबसे बड़ा चीज है। जी हाँ, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो यहाँ ध्यान दीजिएगा। पाठ्यक्रम में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को विकसित करने वाले विषयों और अनुभवों को शामिल करना चाहिए। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को शामिल किया जाना चाहिए। ये पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है। ये पाठ्यक्रम ये कहता है, पाठ्यक्रम में खेल कूद, सामुदायिक कार्य, सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ बहुत सारी अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में सह संबंध का सिद्धांत भी पाठ्यक्रम में अपनाया जाना चाहिए। किसका सिद्धांत? सह संबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में समय समय पर क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। ये नोट किया जाए, हम लोगों को समय समय पर अगर पाठ्यक्रम को बदलाव नहीं करेंगे तो दादा भी वही पढ़ा जो पोता पढ़ रहा है। ये गलत बात है, क्योंकि मॉडर्न एज में हर साल कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अभी AI आया है, बाद में 2 साल बाद और कुछ भी आने वाला है। तो पाठ्यक्रम में हम लोगों को सुधार करने की जरूर ही आवश्यकता जरूरी है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम में समय समय पर क्या होना चाहिए? बोलिए, बदलाव। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना। आप हमें कहेंगे कि कंटेंट कैसा है। कमेंट में एक बार जरूर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और यहाँ तक आप आ चुके हैं क्लास को अटेंड करते हुए, तो एक बार कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए। जी हाँ, हौसला बढ़ाइएगा। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम को नियमित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ बदलाव किया जाना चाहिए, संशोधित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम, जी हाँ, पाठ्यक्रम में बदलाव करके छात्रों के सीखने के अनुभव को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। जी हाँ, पाठ्यक्रम संशोधन के जरिए ही छात्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। छात्रों की जरूरत कैसे पूरा किया जा सकता है? तो पाठ्यक्रम में संशोधन करके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने में भी क्या होगा? मदद होगा। पाठ्यक्रम का अगर संशोधन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? उसका पेज घटा देंगे,
क्या करेंगे? तो उसमें हमने कहा कि पाठ्यक्रम में नई गतिविधियों को जोड़ दीजिए, पाठ्यक्रम में परियोजनाएं जोड़ दीजिए, पाठ्यक्रम में उत्पाद और कौशल के स्तर के आधार पर उसमें अलग अलग असाइनमेंट भी जोड़ दीजिए, पाठ्यक्रम में अप्रभावी गतिविधियों को छांट दीजिए, हटा दीजिए, और क्या करिएगा? पाठ्यक्रम की गतिविधियों को बेहतर बना दीजिए, पाठ्यक्रम में सामग्री को और इम्प्रूव कीजिए, पाठ्यक्रम में विषय सूची को अच्छे से इंक्लूड कीजिए। जिस तरह से हम विषय सूची बनाए हैं, बेहतरीन, आप लोग तो कंटेंट देख के ही खुश हो जाते हैं, है ना। पाठ्यक्रम संशोधन के लिए इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, शैक्षिक लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब आप पढ़े जा रहे हैं और बच्चा जो पूछता है कि सर इंटीग्रेशन का यूजे नहीं हुआ लाइफ में और हम 45 साल का हो गए, क्या करें बूढ़ा मास्टर? तो बोलता है कि ये तो हम भी जानते हैं कि आज तक लैग्रांज थ्योरम का यूजे नहीं हुआ बाबू, आज तक डायमंड हम पहन रहे हैं, रिंग हम नहीं, मतलब शिक्षक बोलते हैं कि पढ़ रहे हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर से हमको आज तक कोई मतलब नहीं है। तो याद रखना है आप लोगों को कि ये भी यहाँ पर है कि शैक्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। चाइना में ये बहुत अच्छे से हम लोग सभी जानते हैं। ध्यान रखना है, दार्शनिक विचारों को भी ध्यान में रखते हुए अध्ययन के क्षेत्र में नई प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों की जरूरत को पूरा करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए, छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने में मदद मिले, ये बातें भी ध्यान में रखना चाहिए। यही है हमारे सिलेबस में, इसीलिए हमने आप लोगों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में जो छोटा छोटा है वो नेट में नहीं पूछता है, तो बेट में भी नहीं पूछेगा, इसलिए आप घबराइए नहीं। आप जिस चीज़ का उम्मीद कर रहे थे ना कि सीटेट का पाठ्यक्रम में जो हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं वो यहाँ पर सर चर्चा करेंगे, तो वो इरिलीवेंट होता। बेवकूफ़ नहीं बनना है पीजी करके। सॉरी फॉर दैट कि आप सभी नेट के कंटेंट पर भरोसा करते हैं, जबकि वो नेट पर क्या दे देता है वो हम भी रोज अध्ययन कर रहे हैं। समझे में नहीं आता है और एक भी क्वेश्चन आपको 50,000 पेज पढ़ने पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नहीं छपेगा। हम ऑब्जेक्टिव लाए हैं, चिंता नहीं करना है। संस्थागत सुविधाएं जो हमारे तीसरे नंबर पर है, जी हाँ ये हमारे सिलेबस में तीसरे नंबर पे है और टोटल 4 ही टॉपिक है, इसलिए घबराइए नहीं। आप इस पूरे क्लास को पहले आज ही कर लीजिए, कल पर करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। जी हाँ, संस्थागत सुविधाओं से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया नकारात्मक प्रभाव डालने वाले भी कुछ कारक है, उसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। और शिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या क्या आवश्यकता है उस पर भी हम लोग ध्यान दे देंगे। देखिए, सबसे पहले ये नकारात्मक वाक्य भी है और पॉजिटिव भी है। कक्षा का आकार बढ़ना, जी हाँ कक्षा का आकार बढ़ गया। जहां पर 20 बच्चों को हम पढ़ाते थे अब 200 बच्चा का क्लास कर दिए हैं और डिजिटल बोर्ड में माइक लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे, वहां जो बच्चा मच्छर मार रहा है वो अब मक्खी मार रहा है, लेकिन मेरा ध्यान वहां तक नहीं जा रहा है। इसीलिए ये नकारात्मकता के साथ साथ सकारात्मकता दोनों पॉइंट पर यहाँ पर गौर करते रहिएगा। आप चिंतनशील है, चिंतन इस पर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डाउट देके इसका व्याख्या करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करते, इसीलिए हमने इस तरह से आप लोगों के भरोसे छोड़ दिया। विभिन्न शिक्षण शैलियाँ ध्यान में होगा आप लोगों को, बहुत सारे टीचिंग जो टेक्निक है यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। तो लेवल 2 में हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिलता है। जी हाँ, उसके बाद शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि का ध्यान रखना होगा। परिवर्तन को समायोजित करने के लिए लचीलापन और अनुकूलनशीलता का होना भी जरूरी है। यही नहीं, निरंतर सुधार के लिए फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण विधियों
के साथ एकीकरण होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण और कार्यान्वयन हेतु सहायता और कक्षा प्रयोगशालाएं, सेमिनार कक्ष, परिसर की क्लिनिक, ये सभी सुविधाएं होनी चाहिए हमारे लिए। यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ये लेवल तो आप देख ही रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर माहौल बनाने के लिए, नोट किया जाए योर ऑनर, शैक्षणिक संस्थान में पेशेवर माहौल बनाने के लिए संचार, सहयोग, व्यावसायिक विकास, मान्यता, कार्य जीवन संतुलन, कल्याण और समावेशिता को क्या करनी चाहिए, तो प्राथमिकता देनी चाहिए। छात्रों और अभिभावकों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। शिक्षकों को व्यावसायिक, नोट किया जाए, शिक्षकों को व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के जरिए कौशल विकसित करने में भी मदद करनी चाहिए। शिक्षकों के कार्य जीवन संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षकों को सहायक नेतृत्व देना चाहिए। शिक्षकों को कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षकों को समावेशिता सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षकों को सहयोगात्मक शिक्षण सीखने में समर्थन करना चाहिए। शिक्षकों को पारस्परिक जवाबदेही और विश्वास की संस्कृति का निर्माण करनी चाहिए। शिक्षकों को आत्म मूल्य और आत्म सम्मान की भावना भी महसूस करनी चाहिए। अगर कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जानना हो तो छात्रों के लिए यह सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल बनाना होता है। इसमें छात्र का विकास भी होता है और उसके साथ साथ बेहतर तरीके से वो कोई भी चीज सीख पाता है। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की कई तरह की रणनीतियां शामिल होती है जिससे कि कक्षा में पाठ जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। हमारा जो कक्षा प्रबंधन का ये सिलेबस है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो छात्रों को सुरक्षित और आश्वस्त महसूस होना चाहिए और पाठ्यक्रम को सही तरीके से पढ़ना और उसे लागू करने आना चाहिए। छात्रों के बीच सम्मान और सहयोग की भावना होनी चाहिए। छात्रों को व्यक्तिगत विकास और शैक्षणिक सफलता के लिए मार्गदर्शन मिलना चाहिए। छात्रों को व्यस्त रखना और उसे ट्रैक पर रखना, यह नहीं कि व्यस्त रखते हुए किसी अन्य कामों में व्यस्त हो गया, ये सभी ध्यान में रखना चाहिए। कक्षा प्रबंधन के लिए कुछ रणनीतियां भी अपनानी चाहिए, जैसे कि स्पष्ट अपेक्षाएं तय करना चाहिए। दिनचर्या जरूर बना लेना चाहिए। आपका एक टाइम टेबल, समय सारणी भी होनी चाहिए। सामग्री, पुस्तकों और संसाधनों की व्यवस्था होना चाहिए। सकारात्मक मानसिक और अपनाना चाहिए, सकारात्मक मानसिकता अपनाना चाहिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों की प्रशंसा होनी चाहिए और चुनौतियों का जवाब देने के लिए बच्चों को तैयार करना चाहिए। ये सभी हम लोग 3rd नंबर टॉपिक जो है उसके अंतर्गत पढ़ पाते हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, तो शिक्षण वातावरण। जी हाँ, शिक्षण वातावरण से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो शिक्षण के क्षेत्र में सीखने का माहौल सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जी हाँ, आप ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, जिसमें कई कारक विचार करना होगा। वो कारक निम्न में से कौन कौन है। इसमें एक आधिकारिक शिक्षण शैली को अपनाना शामिल है, जो सत्तावादी दृष्टिकोण की तुलना में स्वतंत्र सोच और स्वविनियमित सीखने को क्या करे, प्रोत्साहित करना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से ये लाइन छपने लायक है, इसे नोट कर लिया जाए। यहाँ कह रहा है कि शिक्षण के क्षेत्र में सीखने का माहौल जो है वह महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जिसमें बहुत सारे कारक शामिल है। उसमें से सबसे ज्यादा है क्या, आधिकारिक शिक्षण शैली को अपनाया जाना। और वो क्या करेगा, वो सत्तावादी दृष्टिकोण की तुलना में एक स्वतंत्र सोच और स्वविनियमित सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगा। ये बातें ध्यान में रखना है। उसके
साथ ही हम लोग ध्यान देंगे कि इसके अलावा कक्षा की गतिविधियों को कुशल प्रबंधन और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग, खुली तौर पर चर्चा, आकर्षक और चुनौतीपूर्ण कार्यों का प्रावधान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम लोग छात्रों पर विशेष ध्यान दें तो छात्रों की संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप स्पष्ट नियम और प्रक्रिया भी स्थापित होनी चाहिए। यही नहीं, जिम्मेदार सौंपनों, ध्यान याद रखना है, जिम्मेदारियों सौंपने और रणनीतियों के माध्यम से छात्र सहयोग को भी क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ये बातें भी स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग एक शैक्षिक संस्थान के व्यावसायिक वातावरण की बात करें, चूंकि वातावरण है तो हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो व्यावसायिक वातावरण से भी कई सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए हमने उस वातावरण में हमने संस्थान का व्यावसायिक वातावरण को यहाँ पर इंक्लूड किया है। व्यावसायिकता एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक शिक्षक और स्कूल कर्मचारी के पास होना चाहिए। प्रशासक और शिक्षक अपने स्कूल के प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा हमेशा व्यावसायिक रूप से करना चाहिए। यह इसमें ध्यान रखना है कि क्या आप सभी भी स्कूल के समय के बाहर एक स्कूली कर्मचारी हैं। ये ध्यान में रखना है कि इसमें यह ध्यान रखना शामिल है कि आप अभी स्कूल के समय के बाहर भी एक क्या है, स्कूल का ही कर्मचारी है। ये ध्यान में रखना है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्कूल में हम सही थे, बाहर में हम बीड़ी भी पिए तो तुमको क्या मतलब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं। इस शिक्षक का आचरण स्कूल के बाहर भी देखा जाता है। बुनियादी नियम भी है इसके लिए कि शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वह ईमानदार हो और ईमानदारी से कार्य करे। अध्यापक को यह भी होना चाहिए कि एक दल के रूप में कार्य करना चाहिए। सम्मानजनक और सकारात्मक संबंधों का निर्माण और उसकी रखरखाव भी करनी चाहिए। छात्रों के साथ व्यवहार करते समय उनको स्नेही और मित्रतापूर्ण व्यवहार करनी चाहिए। अंगूठे की एक अच्छा नियम हमेशा विनम्र होना है। यहाँ पे शिक्षक होगा, क्या क्या लिखा गया है। शिक्षक का एक अच्छा नियम हमेशा क्या होता है, वह विनम्र होता है और गलतियों के साथ सावधानी बरतना उन्हें आना चाहिए। व्यावसायिकता में व्यक्तिगत उपस्थिति और उचित रूप से पहनावा भी उनमें शामिल है। यह नहीं कि गंजी पहने और पूरा गांव घूम गए और फलनमा मास्टर गेले, जो गांव में होता है। खैनी खाते खाते एक तो ऐसे छड़ी ले लिया, अरे छोरा पढ़े बहरा बाबू कौन लो, हाँ तो ये क्या है, ऐसे ऐसे रटाया। अब बच्चों को बोला रे खैनी रटाया, ठोक के दो, तो खैनी रटवा लिया और खा लिया और गुलाब फूल बना के चल गया। तो हाँ, तो ये होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं। व्यावसायिकता और व्यक्तिगत उपस्थिति और उचित रूप से पहनावा भी उसमें शामिल है। अब लुंगी ऐसे धोती फाटले है और घूम गए पूरा गांव, है ना, और पढ़ाने भी चल गए। मास्टर विद्यार्थी बोलता है मास्टर जी ढेका खुल रहा है आप लोगों का, आपका। तो ये सब नहीं होना चाहिए। शिक्षक और प्रशासक छात्रों को प्रेरित करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। वरिष्ठ अध्यापक को कनिष्ठ अध्यापक को संस्था के लिए अनुसंधान व अन्य शैक्षणिक कार्यकलापों में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक, आप सभी को ध्यान में रखना है, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसी के लिए किया है। ये भी ध्यान रखना है। सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो लेव वाइगोत्स्की समाज में जाके कहते हैं कि ले मेरा जान। याद रखना है वाइगोत्स्की, आपको यह याद रखना है आप लोगों को। वाइगोत्स्की साहब के अनुसार क्या है, तो उनके छात्र विभिन्न विचारों को नजरअंदाज करके स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे, क्योंकि उसका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सीखना
इसके माध्यम से, ध्यान देना है, ये उनका ये कथन है, ये लाइन है उनके बुक का, इसमें तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके अनुसार क्या है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण जरूरी है, समाज और पर्यावरण के साथ परस्पर क्रियाएं जरूरी है, सहयोग एक साथ और एक समूह में होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को वाद विवाद के कई अवसर प्रदान कर रहा है। जो शिक्षार्थी क्या करता है तो सहयोगात्मक ढंग से काम करते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों पर किसी भी मुद्दे को देखते हैं और अवधारणाओं को सक्रिय रूप से आंतरिक करने में मदद करता है। ये बातें ध्यान में रखना है। आंतरिकीकरण क्या है, इसमें व्यक्ति समाज के सभी रीति रिवाजों को अपनाता है और ये क्या कहलाता है, आंतरिकीकरण कहलाता है। ध्यान में रखना है आप लोगों को। निर्माण यह एक मानसिक गतिविधियां है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, जिसमें विश्लेषण और अवलोकन के माध्यम से निष्कर्ष या परिणाम निकाले जाते हैं। ध्यान में रखना है। संचालन, यह कुछ को अभ्यास, संचालन और उपयोग में लाने के लिए संदर्भित है। युक्ति संगत की बात करें तो यह तार्किक कारणों से किसी बात को सही ठहराने या फिर समझने की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखना है, एक अधिगमकर्ता की गुणवत्ता और प्रकृति अधिगम के साथ साथ अधिगम वातावरण को भी प्रभावित करता है। नोट किया जाए, चौथा नंबर जो हमारा अधिगम वातावरण है उसमें यह पॉइंट कहता है कि एक अधिगमकर्ता जो है उनकी गुणवत्ता और प्रकृति अधिगम के साथ साथ क्या होना चाहिए, तो अधिगम का वातावरण को इससे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। शिक्षण क्या है, ध्यान देना है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से पहला है हमारा अधिगमकर्ता से जुड़े हुए कारक और दूसरा है अधिगम के वातावरण से जुड़े हुए विभिन्न कारक। और इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। ध्यान में रखना है। अब शिक्षण को प्रभावित करने वाले अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम के वातावरण से संबंध यहाँ पर देखेंगे। अधिगम विधि, जी हाँ, संवादात्मक प्रक्रिया में सक्रिय चाल करके सीखना और प्रत्यक्ष अंतःक्रिया अधिगम में शामिल है। सीखने की अगर प्रणाली की बात करें तो सभी जानते हैं ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रणाली ये शामिल है। अगर अधिगम सहायक सामग्री की बात करें तो उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तकों और पठन सामग्रियों की उपलब्धता इसमें शामिल है। प्रतिपुष्टि की अगर बात करें तो शिक्षार्थी या शिक्षक सीखने के लक्ष्यों और परिणामों के लिए उनके प्रदर्शन को क्या करना चाहिए, फीडबैक के रूप में प्राप्त करनी चाहिए। ध्यान देना है। अब संरचनात्मक सुविधाएं भी इसमें है, जो महत्वपूर्ण उपकरणों और सुविधाओं की उपलब्धता को स्मार्ट कक्षाओं में उपलब्ध कराया जाता है। संस्था का वातावरण शोर रहित और शिक्षा के उपयुक्त होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 बेहतरीन क्लास के साथ समापन की ओर बढ़ चुका है। और अब हम लोग पूरे 10 मॉक करेंगे जो यूजीसी नेट के प्रश्न पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम के संदर्भ में नोट किया जाए, पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पाठ्यक्रम के संबंध में हम कहेंगे कि सिलेबस के बाहर है, लेकिन ऑप्शन जो है ना वो हमारे सिलेबस पर आधारित है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना है। देखिएगा, पाठ्यक्रम को नियमित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। अभी जस्ट सही बताए हैं। पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक, अब हम बार बार बताए हैं पिछले वाला मॉक टेस्ट में, जी हाँ, मॉक टेस्ट का श्रृंखला भी 11 नंबर तक पहुंच चुका है और आप लोगों को डेली हमारे द्वारा मॉक की भी कराया जा रहा है। तो केवल जहां पे हो वो गलत हो जाता है, ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम जो है, ध्यान देना है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं से लिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम आप ऐसा ना तैयार करें
कि उससे हमारा समाज एक गलत रास्ते की ओर भी मुड़ जाए। तो ध्यान रखना है, वो संवैधानिक अनिवार्यता से लिया जाना चाहिए। नोट किया जाए, पाठ्यक्रम उद्योग और समाज की जरूरतों के अनुसार होना चाहिए, ये सभी संविधान में ही कहा गया है। पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित भी होना चाहिए, ये भी आप नोट कर लीजिए, है ना। तो ये नोट नहीं कर लीजिए, यहाँ पर सॉरी, हम थ्योरी तरफ बढ़ गए, यहाँ पर ध्यान देना है, हम तो समझाने ही लगे। चले, गड़बड़ा गया थोड़ा सा। हाँ, ध्यान देना है आप लोगों को, ये तो गड़बड़ा गया थोड़ा सा। चलिए, क्वेश्चन के मूड में ना आके हम थ्योरी के मूड में थे। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि ये तो सही हो गया था, ये नियमित संशोधित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में केवल है तो काट दीजिए इसको। पाठ्यक्रम को देश के संवैधानिक अनिवार्यताओं से लिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम उद्योग, अब देखिए ये उद्योग और समाज की जरूरतों के अनुसार ही बनाया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित थोड़े ना होता है, ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला भी गलत हो गया। यानी अगर ए सी डी अगर हो हमारे ऑप्शन में, तो ए सी डी कहाँ है, ए डी ई गलत, सी डी गलत। ये देखिए ये हमारा है ए सी और डी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन सी नंबर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। एक शैक्षणिक संस्थानों, जिसको हम लोग शैक्षणिक संस्थान उसी टॉपिक से है कि नहीं है। देखिए पेशेवर माहौल, हम बार बार अभी थ्योरी क्लास में कहे, इसके निर्माण के लिए देखिए 9 जुलाई 2022 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान में पेशेवर माहौल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या जरूरी है। ध्यान देना है, एक शिक्षक को अपने छात्रों से दूसरे शिक्षक के शिक्षण पद्धति के बारे में पूछना चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए, ये निगेटिव बात है। शिक्षक को अपने छात्र से थोड़ा ना पूछना चाहिए, शिक्षक को शिक्षक से पूछ लेना चाहिए। अब बच्चा से पूछेंगे कि अरे चुन्ना मुन्ना तुमको वो मास्टर कैसे पढ़ाया रहा था रे, जरा बताना तो थोड़ा सा। फिर देख लिए और फिर बोले वो अच्छा नहीं पढ़ाया, हम पढ़ाएंगे, मेरे होम ट्यूशन में आ जाना ट्यूशन में। तो याद रखना आप लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक के पेशेवर उपलब्धियों से ईर्ष्या, देखिए ये हम नहीं छापे हैं, ये 9 तारीख वाला में छपा था, ईर्ष्या करना चाहिए, गलत गलत। चलिए, शिक्षक को टीम के रूप में कार्य करना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है हमारा, एक वरिष्ठ शिक्षक को जूनियर शिक्षकों को संस्थान के अनुसंधान और अनुशैक्षिक गतिविधियों में योगदान देना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। डी नंबर भी आपका सही हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा सी और डी बिल्कुल सही है। सी डी अगर ऑप्शन में होगा, ए डी गलत, बी सी गलत, सी और डी देखिए यहाँ पर ही है, ये गलत हो गया। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। निम्नलिखित में से किस माध्यम से एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ अच्छा तालमेल स्थापित कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ किस तरह से तालमेल बिठाता है, ये क्वेश्चन आपको 20 अक्टूबर 2022 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा। क्या है, कक्षा में अधिकार दिखाना है। अरे बाबू का कक्षा थोड़े है, अपने ज्ञान और कौशल को छात्रों को प्रभावित करना, अपना ज्ञान और कौशल बच्चों के सामने नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है ना। उनकी मदद करने की इच्छा के साथ एक मार्गदर्शक और सुविधाकर्ता के रूप में शिक्षक को कार्य करना चाहिए। सी नंबर इसमें आंसर बिल्कुल सही है। तो उसमें ABCD करके नहीं था, टेंशन नहीं लेना है। शिक्षक को प्रभावशीलता निर्भर करती है, शिक्षक की प्रभावशीलता निर्भर करती है, ये सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा है 21 अक्टूबर 2022 को। जी हाँ, हम और भी बहुत कुछ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो लेवल 2 का जरूर आप इंतजार करेंगे। जल्द ही हम जैसे ही 10 टॉपिक पढ़ाएंगे, एग्जाम पास रहेगा, लेवल 2 कराएंगे, उसके साथ 50-50 मॉक टेस्ट कराएंगे, गजब का तैयारी होगा। शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, जल्दी से बताइएगा किस पर निर्भर करती है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। देखिएगा, कह रहा कि शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक की योग्यता पर,
शिक्षक के लिखावट पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, शिक्षकों के शिक्षार्थियों के अवधारणाओं को समझाने की क्षमता पर। तो ये देखिए, ये जो है ये आसान है और सही लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये सब गलत हो जाएगा। ये डी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में से कौन सा अनुदेशात्मक सुविधा और सीखने के माहौल से संबंधित है। अनुदेशात्मक और सीखने के माहौल के बारे में अभी चर्चा किए हैं, आप कॉपी देखिए, नोट भी किए होंगे। ध्यान देना है, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन, बिल्कुल गलत बात, ये एकदम निगेटिव लग रहा है। उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तकों और पाठ्य सामग्री की अनुपलब्धता, ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। इंटरेक्टिव प्रक्रिया की क्या सक्रिय कदम, उच्च योग्य शिक्षकों की कमी, ये तो गलत हो गया। स्मार्ट कक्षाओं की उपलब्धता, बिल्कुल अभी ये पॉपुलर है। इंटरेक्टिव प्रक्रिया भी होना जरूरी है। और क्या होगा, उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तकों और पाठ्य सामग्री की अनुपलब्धता, ये भी बिल्कुल सही है। 2, 3 और 4 अगर ऑप्शन में होगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4 देख लिया जाए थोड़ा सा, 2, 3, 4 नहीं 5, ये 5 है ना, 2, 3, 5, 2, 3, 5 कहाँ है, 2, 3, 5, बिल्कुल बी नंबर। इसी तरह से समझ में आएगा आप लोगों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षक की प्रभावशीलता निर्धारित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी से संबंधित कारक पूछा गया है। देखिएगा, करा कि शिक्षार्थियों के कार्य प्रासंगिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और क्या होना चाहिए, शिक्षक की सामग्री में निपुणता, जरूरी नहीं है। शिक्षण विधि की चुनाव करना, बिल्कुल गलत बात है। कक्षा की संरचना से भी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। छात्र से संबंधित है, इसलिए छात्र की तत्परता का स्तर ये भी जरूरी है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ए और 5, 1 और 5 अगर ऑप्शन में होगा, 1 और 5 हमारा ऑप्शन में है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट दीजिएगा, कक्षा प्रबंधन, जी हाँ ये लास्ट टॉपिक से था ना, उद्देश्य इसका क्या होना चाहिए, तो जी हाँ जल्दी से बताना है, क्या व्यवस्थित कक्षा का रखना, बिल्कुल गलत बात, इतना आसान तो होगा नहीं। शिक्षक के प्रधानता स्थापित करना, बिल्कुल गलत बात है। शांत वातावरण बनाए रखना, करा कि कक्षा प्रबंधन का क्या उद्देश्य है, ये सभी किसी न किसी शैक्षणिक उद्देश्य से संबंधित है, लेकिन कक्षा प्रबंधन क्यों किया जाता है, तो सकारात्मक उत्पादक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए ये कक्षा प्रबंधन किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कक्षा से संबंधित कारक शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। छात्रों का पूर्व कार्य से संबंधित व्यवहार, जी हाँ ये प्रभावित करता है कक्षा में शिक्षण की प्रभावशीलता। जी हाँ, बच्चों का पूर्व कार्य मायने रखता है, ये नोट कर लीजिएगा। शिक्षक द्वारा संचार के रैखिक पैटर्न का पालन करना, शिक्षक द्वारा संचार के रैखिक पैटर्न का पालन करना। अच्छा देखते हैं उसका अगला है हमारा, शिक्षक द्वारा, ध्यान देना है, शिक्षक द्वारा तकनीकी संसाधनों की अनुचित उपयोग, और यहाँ पर है छात्रों के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ध्यान रखना है, यहाँ कह रहा कि कक्षा में कारक शिक्षण को प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। जी हाँ, ये हमारा छात्रों का पूर्व कार्य, नोट किया जाए यहाँ से ऑप्शन में हमारा क्या क्या है। हाँ ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। ये छात्रों का पूर्व कार्य से संबंधित व्यवहार, बिल्कुल सही लग रहा है। शिक्षक द्वारा संचार का रैखिक पैटर्न, जी हाँ लीनियर पैटर्न का पालन करना, ये भी हो सकता है, नहीं ठीक है। परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्थिति से शिक्षार्थी का संबंध, ये तो एकदम गलत बात है। शिक्षक द्वारा तकनीकी संसाधनों का अनुचित उपयोग, ये भी गलत बात है।
छात्रों का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप लोगों का ए बी जा रहा है, ए बी तो है हमारे पास, ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन पहले छांट